हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में बताया था और उनके शासनकाल में या उनके कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम बाकी के इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वाइसराय के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका कब कब कार्यकाल रहा और उनके कार्यकाल में कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। एक्चुअल में क्राउन रूल आने से पहले पिछली वीडियो में मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस करना भूल गया था। तो आज मैं आपके साथ में सामने सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा, 1848 से 56 तक। और याद रखिएगा कि 1858 में जब क्राउन रूल आया तो उससे पहले के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। इनके टाइम पर जो भी इवेंट्स हुए वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वो आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर यानी 1848 से 1856 के ड्यूरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो था सेकंड सिख वॉर। ठीक है, तो सेकंड सिख वॉर का क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेकंड सिख वॉर यानी द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ। तो 1848 और 49 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। और उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बनता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट भी लॉर्ड डलहौजी ने अपने टाइम पर स्टार्ट कराया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था? जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी कि यदि किसी राजा के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी तो वो जो पूरा राजकाज होगा वो ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसके अलावा वुड डिस्पैच एजुकेशन के फील्ड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र जिसको कहा जाता है वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर आया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राम एंड पोस्टल सिस्टम। ये जरूर याद रखिएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत, टेलीग्राम की शुरुआत और पोस्टल सिस्टम की शुरुआत, टेलीग्राम जो भेजे जाते थे और जो पोस्टल सिस्टम आया यानी डाक व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले भारत में किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि भारत में जब रेलवे प्रारंभ की गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। टेलीग्राम भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया और पोस्टल सिस्टम भी भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विडो रीमैरिज एक्ट से। तो विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह कानून जो लागू किया गया 1856 में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही लागू किया गया। तो याद रखिएगा विडो रीमैरिज एक्ट के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको पता है कि इंडिया में क्राउन रूल आ गया। पूरी जो सत्ता थी वो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। उसके बाद जो पोस्ट थी वो उसको भी नाम परिवर्तित कर दिया गया, वॉइसराय की पोस्ट होने लगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉइसराय जो बनते हैं वो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट इनके टाइम पर रहा वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, यानी प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। उस समय केवल ब्रिटिश प्रेस को ही रिपोर्टिंग करने की अनुमति दी जाती थी। भारतीय मीडिया का या भारतीय प्रेस का पूरी तरह से दमन कर दिया गया था, उसको एक तरह से नियंत्रण में कर लिया गया था। इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ही ऐसा किया गया था। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। साथ ही साथ इसको लाने वाले जो वॉइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इसके बाद याद रखिएगा आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही आया 1878 में। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने जो इंपॉर्टेंट काम किया था वो था रिड्यूस द एज लिमिट ऑफ आईसीएस फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? उस समय जो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसमें जो मिनिमम एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लागू की थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस वॉइसराय के टाइम पीरियड पर पहली बार भारत में जो आईसीएस बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन थी या जो मिनिमम एज लिमिट थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉइसराय हैं वो लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था, इन्होंने उसका रिपेल पास किया यानी उसका विरोध किया।
रिपेल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। तो रिपेल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था, वो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन। उसका रिपेल किसने पास किया, लॉर्ड रिपन ने। तो याद रखिएगा, ठीक है, 1882 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला वायसराय आप कह सकते हैं कौन थे, लॉर्ड रिपन। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया जो कि 1881 में लागू हुआ था। इसके अलावा हंटर कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है, हंटर आयोग जिसको कहते हैं, ठीक है। हंटर कमीशन भी 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। इसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन भी किसके द्वारा पारित किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही पारित किया गया 1882 में। नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो 1899 से लेके 1905। तो इनके टाइम पीरियड पर जो मेन इवेंट्स हुए, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही की गई। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सबसे पहले भारत में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आया, जो कि 1904 में लागू किया गया। इंडियन पेपर करेंसी एक्ट, यानी जो पेपर करेंसी एक्ट लागू किया गया भारत में प्रथम बार 1899 में, वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही लागू किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के समय भारत में वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन। और ये भी याद रखिएगा कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो सन 1905 में किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर जो भारत में वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। या आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारत में बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वायसराय हैं वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो 1916 से लेकर 1921, 1916 से 1921। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर सैडलर कमीशन ऑफ एजुकेशन गठित किया गया, जो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले का जिसने किया। सैडलर कमीशन ऑफ एजुकेशन, जिसको हम सैडलर कमीशन के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, सैडलर आयोग कहा जाता है इसको। तो सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था 1917 में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था पंजाब में। और इस समय भारत में वायसराय कौन था जब ये घटित हुआ 1919 में, उस समय भारत में वायसराय की पोस्ट पर कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही थे। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल रहा वो 1926 से लेकर 1931 तक रहा, 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, और उस समय भारत में वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। गांधी इरविन पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है 1931 में, उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन ही थे। और लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 1930 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही आयोजित की गई। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वायसराय हैं वो है लॉर्ड लिनिथगो। तो लॉर्ड लिनिथगो का जो शासनकाल रहा वो रहा 1936 से लेकर 1943 तक। और इनके शासनकाल में डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जो 1940 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग की गई, वो इन्हीं के शासनकाल में की गई। इसके अलावा अगस्त ऑफर, जो कि किससे रिलेटेड था, भारतीयों के लिए अलग संविधान बनाने से संबंधित था 1940 में, वो भी इन्हीं के शासनकाल में आया। और क्रिप्स मिशन, जिसका भारतीयों के लिए अलग संविधान बनाने के लिए क्रिप्स मिशन का भी गठन किया गया था, तो वो भी लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में ही लागू किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनिथगो का जो शासनकाल रहा वो 1936 से 1943 तक रहा। इसके बाद जो लास्ट वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो ड्यूरेशन रहा काफ़ी छोटा रहा, 1947 से 1948 तक माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो प्रथम वायसराय हुए वो भारतीय हुए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और प्रथम वो अंतिम थे क्योंकि उसके बाद वायसराय की पोस्ट खत्म कर दी गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम ब्रिटिश वायसराय माना जाता है। तो इनके टाइम पर जो मेन इवेंट हुए वो डिवीजन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, जो कि 3 जून 1947 को किया गया, वो इंपॉर्टेंट इवेंट लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ इंडिया, जो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।